आप सभी का मेरे YouTube चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के मानव स्वास्थ्य एवं रोग उस पाठ का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं रोगजनक क्या है। तो रोगजनक के बारे में बात करें, रोगजनक को पैथोजन कहा जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले जीव है वो रोगजनक या पैथोजन कहलाते हैं। इसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोन जंतु है, कृमि आदि ये सभी आते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो जीवों में प्राकृतिक रूप से इन रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। जो भी रोगाणु बाहर से प्रवेश करेगा, इन रोगाणुओं से लड़ने की हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से वो क्षमता पाई जाती है। इस क्षमता को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा क्षमता या प्रतिरक्षा कहा जाता है। अब कुछ जीवाणु जनित रोगों के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम टाइफाइड जो जीवाणु है टाइफाइड जो रोग है, इसका जो जीवाणु है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। कौन से जीवाणु से फैलता है? साल्मोनेला टाइफी। किस कारण होता है? संदूषित भोजन और पानी से। और यह हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। अब इसमें क्या होगा? भूख नहीं लगेगी, कब्ज होगा, सिर दर्द है, बुखार है, उल्टी है, और भूख नहीं लगेगी तो फिर चक्कर आना, बेचैनी रहेगी, ये इसके लक्षण हैं। और इसके लिए वो विडोल टेस्ट किया जाता है। इसके परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडोल टेस्ट किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमोनिया रोग के बारे में बात करें तो जो न्यूमोनिया रोग है कौन से जीवाणु से फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। जीवाणु का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। छोटे सवाल आ सकते हैं। न्यूमोनिया रोग का रोगजनक कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अब ये कौन से अंग को प्रभावित करेगा? फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों में क्या होगा? जो वायु कूपिकाएं होती है उसमें तरल का जमा हो जाएगा, और जब इसमें तरल जम जाएगा तो क्या होगा? खांसी आएगी और बुखार आएगा और सिर दर्द रहेगा। कुल मिला के टाइफाइड है ये तो आंत को प्रभावित करेगा, और ये न्यूमोनिया है ये किसको प्रभावित करेगा? फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके बाद रोग आता है हैजा, विब्रियो कोलेरी। जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरी। इसमें क्या होता है? दस्त लगते हैं, और दस्त है वो चावल के पानी के समान होते हैं। तो चावल के पानी के समान दस्त किस में लगते हैं? हैजा रोग में लगते हैं। हैजा रोग का जो रोगजनक है रोगाणु कौन सा है? विब्रियो कोलेरी जीवाणु। रोग के बारे में बात करते हैं डिप्थीरिया है वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी इस जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है? गले के अंदर एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। पेचिस के बारे में बात करें, पेचिस का मतलब है बार बार दस्त लगना। इसका जो रोगाणु है जीवाणु है साइजेला डिसेंट्री। इस रोगाणु के कारण यह रोग होता है। इसके बाद में हम कुछ विषाणु जनित रोगों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सामान्य जुकाम वायरस है वो राइनो वायरस के द्वारा फैलता है। इसमें क्या होगा? श्वसन पथ, सांस लेने वाला जो पथ है और नाक ये प्रभावित होते हैं, लेकिन इसमें फेफड़े प्रभावित नहीं होते हैं। इसका ध्यान रखना। सामान्य जुकाम के अंदर फेफड़े प्रभावित नहीं होते हैं, नाक और श्वसन पथ ये प्रभावित होते हैं। अब इसमें क्या होता है? खांसी होती है। अब गला खराब होगा तो खांसी होगी, सिर दर्द होगा, और आवाज़ है वो थोड़ी ऐसे कटी फटी आवाज़ आएगी, स्वर में रुक्षता होगी। पोलियो है, पक्षाघात है जिसको हम पैरालाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरालाइसिस। लकवा भी कह सकते हैं। यह भी वायरस जनित रोग है। इसके बाद में आता है एड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है, और 12वीं क्लास में एड्स के बारे में है वो डिटेल से बात की गई है। तो एड्स सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो ए का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और जो वायरस है उसका नाम क्या है? HIV। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ध्यान रखना, इसमें कई बार बच्चे गलती कर लेते हैं, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस लिख देते हैं। नहीं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस मतलब क्या होगा? डिफिशिएंसी का मतलब कमी। कमी किसकी? इस रोग के अंदर है वो प्रतिरक्षा क्षमता की कमी हो जाती है। तो किसकी कमी हो जाती है? प्रतिरक्षा क्षमता की कमी हो जाती है। अब प्रतिरक्षा क्षमता क्या होती है? हमने पहले बात की है कि जीवों के शरीर में इन रोगाणुओं से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता पाई जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा क्षमता कहते हैं। अब इस रोग में क्या होगा? एड्स के अंदर प्रतिरक्षा क्षमता है वो कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को बुखार आता है, सिर दर्द होता है, और अन्य जो भी रोग है वो भी इस व्यक्ति अन्य रोगों से भी यह व्यक्ति घिर जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिरक्षा क्षमता है नहीं। जो भी रोगाणु शरीर में प्रवेश करेगा और वह रोग उत्पन्न कर देगा।
1981 में सबसे पहला रोगी मिला या पाया गया और 25 वर्षों में यह जो रोग है पूरे विश्व में फैल गया। भारत के अंदर सबसे पहला जो रोगी है वो मुंबई में मिला था और राजस्थान के अंदर पुष्कर में मिला था। अब एड्स के लिए जो HIV वायरस है वो पश्च विषाणु या रिट्रो वायरस की श्रेणी में आता है, इस कैटेगरी में आता है। और इस विषाणु के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो RNA होता है और इसकी जांच है वो RT-PCR के द्वारा की जाती है। RT-PCR का मतलब है RNA को पहले किस में बदला जाएगा, DNA में बदला जाएगा। अब DNA को RNA में बदलते हैं, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और एंजाइम है ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये इसका विपरीत हो रहा है तो विपरीत ट्रांसक्रिप्शन यहाँ होगा और एंजाइम कौन सा रहेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और रिवर्स R ट्रांसक्रिप्टिव RT-PCR, इसके द्वारा वो RNA को DNA में बदला जाता है। अब संक्रमण की यदि हम बात करें तो ये जो HIV का वायरस जब व्यक्ति को संक्रमित करता है तो संक्रमण के 10 से 15 वर्ष बाद उस व्यक्ति में क्या होते हैं, लक्षण प्रकट होते हैं। तब तक ये वायरस है वो उस व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से आक्रमण कर चुका होता है। अब इसके क्या कारण है, एड्स के कारण है, फैलने के कारण है असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा यह रोग फैलता है। असुरक्षित का मतलब जैसे एक महिला है वो किसी दूसरे अन्य पुरुष के साथ में है वो यौन संपर्क स्थापित करती है तो उससे फैल सकता है। संक्रमित सुई के उपयोग से, मान लो एक इंजेक्शन है, एक सुई है वो संक्रमित व्यक्ति को लगाई, उसी सुई का उपयोग दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है तो उससे फैलता है। संक्रमित रक्तदान से, एक व्यक्ति का रुधिर जो संक्रमित है HIV से और वह रुधिर यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसमें भी एड्स रोग हो जाएगा। संक्रमित गर्भवती मां के पुत्र से, यदि माता एड्स से संक्रमित है तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी उसमें भी यह रोग होगा। और अंतःशिरा द्वारा ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं अधिक मात्रा में और वो अंतःशिरा के द्वारा लेते हैं तो उनमें भी यह रोग होने की संभावना रहती है। अब इसमें ये जो विषाणु है, ये विषाणु क्या करेगा, जैसे ही मानव के शरीर में प्रवेश करेगा ये तुरंत है वो मैक्रोफेज के अंदर प्रवेश करेगा। मैक्रोफेज का मतलब है भक्षकाणु, महाभक्षकाणु, उसमें ये प्रवेश करेगा और RNA से किसका निर्माण करेगा, DNA से। अब इस कोशिका के अंदर RNA से DNA का निर्माण हो जाएगा और यह DNA है वो उस परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा। परपोषी कोशिका के अंदर ये DNA जो विषाणु वाला ये प्रवेश करेगा तो इसमें इस कोशिका को यह कई विषाणुओं के कण बनाने के निर्देश देगा और जैसे ही विषाणुओं के कण अधिक बन जाएंगे फिर ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में प्रवेश करेगा। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र में प्रवेश करेगा ये T सहायक कोशिकाओं पर हमला करता है। एक T सहायक कोशिका के अंदर फिर यही प्रोसेस होता है और 1 से 2, 2 से 3, 4 इस तरह से ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के ऊपर क्या करता है, हमला करता है और इन कोशिकाओं को क्या करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। इस तरह से T हेल्पर सेल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब T हेल्पर सेल की कमी हो गई, इसका मतलब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा जो क्षमता है वो कम हो गई। अब ऐसी कंडीशन में बाहर से जो भी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेगा हम उस रोगाणु से ग्रसित या उस रोग से ग्रसित हो जाएंगे। ऐसे रोगी के अंदर है वो मैक्सिमम ये अन्य रोगों का शिकार है वो होता रहता है और इसमें बुखार, उल्टी, सिर दर्द ये है वो लंबे समय तक रहते हैं। अब उपचार क्या है, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है कि इस रोग से तो बचाव ही उपचार है। क्या उपचार है, बचाव ही उपचार है। टेस्ट कौन सा रहेगा, एलिसा टेस्ट रहेगा, एलिसा टेस्ट रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है एड्स के लिए, कौन सा टेस्ट, एलिसा टेस्ट। अब बचाव के लिए 1 दिसंबर को है वो एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों को जागरूक किया जाता है कि अज्ञानता के लिए मत मरो, अज्ञानतावश मत मरो, बचाव ही उपचार है, जागरूक करने का कार्य किया जाता है। इसके लिए एक संस्था कार्य कर रही है, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान। यह है वो लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है, लोगों को एड्स के बारे में जानकारी देने का कार्य करती है। उनको ये बताते भी इस वजह से तो एड्स होता है और इस वजह से एड्स नहीं होता है। एड्स जो रोग है वो साथ में रहने से, संपर्क से, छूने से नहीं फैलता। मतलब कोई भी यदि रोगी है तो उसको हेय दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है, वो सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन यापन कर सकता है। मतलब हम उसके साथ रहेंगे, उससे हमें वो रोग फैलने वाला नहीं है। रोग फैलने के हमने ये जो 3-4 कारण लिखे हैं
इसी कारण से रोग फैलता है। अब बचाव के उपचार की यदि बात करें, बचाव कैसे करेंगे, तो ये यहाँ लिखा है कारण क्या है, असुरक्षित यौन संबंध है। तो असुरक्षित यौन संबंध है तो यदि कोई महिला या कोई पुरुष किसी थर्ड महिला या पुरुष से ये संबंध बनाए तो वो सुरक्षित होने चाहिए। सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करके हम इसको रोक सकते हैं। सुरक्षित का मतलब क्या, यौन संबंध बनाए उसके दौरान यदि कंडोम का उपयोग किया जाए। संक्रमित सुई के उपयोग से, अब संक्रमित सुई का उपयोग यदि नहीं हो तो एड्स नहीं होगा। तो बचाव के लिए संक्रमित रक्तादान से पड़ा है तो संक्रमित रक्त का आदान नहीं हो। जब रुधिर का आदान किया जाए उससे पहले अच्छी तरह से चेक कर लिया जाए कि उसमें HIV नहीं है और संक्रमित रुधिर का आदान प्रदान नहीं किया जाए। संक्रमित गर्भवती महिला है तो उसको गर्भवती होने से रोका जाए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एड्स रोग को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो एड्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इस 12वीं क्लास के बोर्ड के हिसाब से बनता है। छोटे सवालों में तो इसमें कई छोटे छोटे सवाल भी बनते हैं और यदि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा सवाल भी पूछा जा सकता है। एड्स क्या है, कौन सा वायरस है, कैसे फैलता है, क्या इसके कारण है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। तो इस तरह से ये है वो बड़े प्रश्न के रूप में भी हमारे सामने आ सकता है एड्स के ऊपर। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।